नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में होने वाली 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर अब सभी दल एक्टिव मोड में आ चुके हैं। एक और जहां पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रमुख और पूर्व सीएम कमलनाथ इन नामों की सूची एआईसीसी को भेजेंगे, जहां से औपचारिक ऐलान किया जाएगा। 15 नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला भी कांग्रेस कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी अब अपनी तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है। उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज दिल्ली में केंद्रीय संगठनों के साथ अहम बैठक में शामिल होंगे। सीएम आज दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल दिल्ली नहीं जाएंगे। वहीं सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। अभी विधानसभा उपचुनाव का कोई तारीख डिक्लेयर हुई नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने 3 सर्वे कराए हैं। उन सर्वे के आधार पर विजयी होने वाले उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। जहां तक हम लोगों को जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कि कुछ स्थानों पर जो नाम तय किए गए हैं उसकी अंतिम स्वीकृति अध्यक्ष महोदय भी देंगे और कांग्रेस हाईकमान भी देगा। और कुछ स्थानों पर 2 या 3 उम्मीदवारों के नाम अभी सामने आए हैं, किंतु अभी जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से अनुमति प्राप्त ना हो, अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता है। यानी पहली सूची भेज दी है क्या? जल्दी आ जाएगी? सूची नहीं भेजी, अभी इस संबंध में अंतिम विचार हो रहा है और विचार होने के बाद में निर्णय लिया जाएगा। जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशी का चयन होता है और पार्टी जल्दी प्रत्याशियों का चयन करेगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है। मुख्यमंत्री को दिल्ली रवाना होना था, लेकिन उनके कार्यक्रम में कुछ तब्दीली आई है। इधर प्रदेश अध्यक्ष जो हैं और गृह मंत्री दोनों दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का हालांकि रद्द हो गया है। उम्मीदवारों पर क्या मंथन होना, इसके अलावा रणनीति पर मंथन किया जाना था। और अब मुख्यमंत्री का जो दौरा रद्द हुआ है, क्या नया उनका दौरा है या क्या उसमें तब्दीली आई है, इसको जानने के लिए शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, और अशरफ हमारे सहयोगी दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली का अपडेट भी लेंगे, उसके पहले शरद से जानते हैं। शरद, मुख्यमंत्री को जाना था, काफ़ी अहम बैठक, रणनीति को लेकर ये बैठक होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री का दौरा अचानक से रद्द हुआ है। क्या तब्दीली आई है, क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? अगला कब दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम है? शरद, आवाज मिल पा रही है आपको? दिल्ली, लेकिन वो अभी तक रवाना नहीं हुए हैं और ये माना जा रहा है कि आज उनका जो दौरा है वो रद्द हो गया है। अब वो संभवतः कल दिल्ली जाएंगे और उसके पीछे की दरअसल वजह ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनके दौरे पर थे और बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान ही हरदा में उनका जो हेलीकॉप्टर था उसमें तकनीकी खामी आ गई थी। लिहाजा वो हेलीकॉप्टर से भोपाल ना आकर बाई रोड भोपाल आए थे हरदा से, जिसमें उन्हें थोड़ा वक्त लग गया और भोपाल आते आते करीब 6 सवा 6 का जो वक्त है वो हो गया था। तो यहाँ से आने के बाद और फिर तुरंत दिल्ली जाने संभवतः इस देरी की वजह से उनका आज का जो दौरा है वो दिल्ली का रद्द हुआ। ये माना जा रहा है कि कल वो दिल्ली जाएंगे और उसके बाद में जो ये बैठक है उस बैठक में भी वो कहीं ना कहीं शामिल होंगे। बाकी के जो नेता, जैसा कि आप कह भी रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और पहले से ही दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। तो चुनावी रणनीति को लेकर संभवतः इनके बीच में पहले मंथन होगा और जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाएंगे तो फिर जो बैठक है वो पूर्ण रूप से होगी बैठक। ये जानकारी अभी निकल के सामने आई है, लेकिन हाँ, ये लगभग तय है कि मुख्यमंत्री का आज दिल्ली जाने का दौरा रद्द हुआ है और उसके पीछे की वजह यही है कि उनके हेलीकॉप्टर में हरदा में तकनीकी खामी आई थी, फिर उन्हें बाई रोड भोपाल आना पड़ा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अशरफ का रुख कर लेते हैं, उनसे जानते हैं दिल्ली में जब ये खबर पहुंची है अशरफ की मुख्यमंत्री को आ जाना था और किसी कारणवश उनका दौरा ये रद्द हो गया है, तो फिर कैसे बैठक होगी? क्या बैठक शुरू हो चुकी है? मुख्यमंत्री जब आएंगे तो फिर वापस बैठक में शामिल होंगे?
पुनीत देखिए, यहाँ पर बैठक जो है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की वो मुख्यमंत्री के साथ होनी है। मुख्यमंत्री का दौरा का रद्द हो गया है तो आज ये बैठक नहीं हो रही है। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष है नरोत्तम मिश्रा है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये सब लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री के आने से पहले ही मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे और मुख्यमंत्री के आने के बाद भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है कि होमवर्क जो है वो यहाँ से पहले भोपाल में हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जब ये चंबल और ग्वालियर का दौरा था तब भी बातचीत की गई कैसे किया जाएगा, क्योंकि भाजपा सरकार जो है और पार्टी बीजेपी वो लगातार उपचुनाव के मोड में, चुनाव के मोड में है, लगातार है। तो उन्होंने वहाँ पर भी तैयारी की है, बैठकें की हैं और अब दिल्ली नेतृत्व के यहाँ आना है। तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके पास जाने से पहले पार्टी के प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, उनसे भी मुलाकात करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी कराएंगे, क्योंकि सिंधिया की राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं के जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं चंबल और ग्वालियर, वहाँ से जो उनके 7 लोग आए थे सबसे ज़्यादा सीटें उन्हीं के हैं। 18 से 20 सीटें भाजपा की उन्हीं के क्षेत्र से आती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत करना और उनकी सहमति और साथ साथ उनकी पसंद को भी ख्याल रखना है, वो जिताऊ कैंडिडेट हैं या नहीं, ये सब तमाम पहलू पर ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत की जाएगी। उनके अनुसार ही जो प्रत्याशियों का चयन है वो किया जाएगा, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको मौका दिया जाएगा। साथ साथ इसके बाद जो रणनीति बनेगी कि रणनीति हम क्या बनाएं, कैसे जनता के बीच में जाए, क्योंकि कोरोना चल रहा है, आपको उसका भी ध्यान रखना है। अभी बाढ़ आ गई है, ओलावृष्टि है, किसान दुखी हैं। अभी आज ही क्या जो मुख्यमंत्री का दौरा जो रद्द किया जा रहा है वो इसी वजह से तमाम मुद्दे हैं और उन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच कैसे जाया जाएगा इस कोरोना काल में, ये सारी रणनीति तो बनेगी बीजेपी की। और आप होमवर्क का जिक्र कर रहे थे, तो होमवर्क कांग्रेस की तरफ से भी कर लिया गया है। प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। कुछ नाम, कुछ सीटों पर ऐसे भी नाम हैं जहां पर 2 से 2 नाम हैं, 3 नाम हैं, कई जगहों पर यह भी बताया जा रहा है। दिल्ली में ये लिस्ट को लेकर क्या सुगबुगाहट, क्या खबरें, क्या AICC तक लिस्ट पहुंचने की कुछ खबर, ऐसी कोई जानकारी? पुनीत देखिए, जो कांग्रेस की जहां तक लिस्ट का सवाल है कि अभी AICC तक नहीं ये बात पहुंची है, क्योंकि यहां पे अभी कांग्रेस की तरफ से जो तैयारी की जा रही है वो जमीनी तैयारी खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद ही, तो उन्हीं के हाथ में है, वो ही कर रहे हैं सारा काम। दिग्विजय सिंह हैं वो उनके सहयोग में है, उनसे बातचीत की जा रही है, लगातार चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में बैठक भी की थी जिसमें उन्होंने साफ निर्देश दिए थे जो जिलों के प्रभारी हैं कि कमज़ोर सीटों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो रणनीति की बात की जाए तो कमलनाथ पहले ही अपनी जो बिसात है, चुनावी बिसात, वो करीब करीब पिछा चुके हैं सिर्फ औपचारिकता के लिए। यहाँ उन्होंने 10 जनपद आएंगे, वो अपनी सूची भेजेंगे, उस पर सहमति होगी। बाकायदा जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो सब होगा, उसमें प्रत्याशियों का चयन होगा, नाम जो तय किए जाते हैं वो सब प्रक्रिया अपनी आई जाएगी। लेकिन जो बेसिक है वो काम करीब करीब कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरा कर चुकी है कमलनाथ के नेतृत्व में। जी पुनीत, ठीक है, आप नजर बना के रखें और शरद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखें, आप भी आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी घर के रूठों को बनाने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भी ग्वालियर पहुंचकर वहां के नाराज माने जा रहे नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के घर गए, उनके बीच बंद कमरे में 1 घंटे तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान बीजेपी प्रदेश संगठन की ओर से जयभान सिंह पवैया की नाराजगी को दूर करने की कोशिश हुई। इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ग्वालियर पहुंचकर पवैया, अनूप मिश्रा, माया सिंह जैसे नाराज नेताओं से मुलाकात की थी। हालांकि जयभान सिंह पवैया से मुलाकात के बाद VD शर्मा कह रहे हैं कि जयभान सिंह से नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिहाज से ग्वालियर चंबल संभाग सबसे अहम है, क्योंकि 27 में से सबसे ज्यादा 16 सीटें इसी संभाग से। ग्वालियर चंबल ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस में रहते हुए गढ़ माना जाता था और बीजेपी के नेता उनकी मुखालफत किया करते थे। लेकिन अब जबकि सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो संभाग में सिंधिया विरोधी बीजेपी नेताओं के सामने सियासी भविष्य का खतरा भी खड़ा हो गया।
इधर उपचुनाव के काउंटडाउन के बीच एक बार फिर गाय पर सियासत लौट आई। कमलनाथ ने ट्वीट किया और सरकार को निशाने पर लिया। लिखा, शिवराज सरकार ने गौशालाओं का बजट घटा दिया। 132 करोड़ की जगह 11 करोड़ 80 लाख रुपए बजट कर दिया गया। ये कैसी धर्म प्रेमी सरकार है। इसके पहले पूर्व मंत्री, कांग्रेस सरकार में जो पशुपालन मंत्री थे, उनकी तरफ से भी इसी बात को लेकर सवाल उठाया गया था और सरकार की तरफ से जवाब तो दिया गया था, लेकिन फिर वापस एक बार फिर कमलनाथ ने इस मामले को फिर से उठाया है और सरकार से सवाल गाय को लेकर है कि गौशालाओं के लिए जो बजट तैयार किया गया था कांग्रेस शासनकाल में, उसमें इतनी कटौती कैसे कर दी गई और क्या यही धर्मप्रेमी सरकार। मध्य प्रदेश में बारिश, बाढ़ और बर्बादी के बाद मुख्यमंत्री तूफानी दौरे पर हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया है। गांव-गांव जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, मदद का भरोसा भी दिया। आज मुख्यमंत्री देवास पहुंचे थे। इसके पहले हरदा में भी बाढ़ से हुई तबाही का उन्होंने जायजा लिया था। हंडिया गांव में सीएम ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से खराब हुई फसलों की भरपाई फसल बीमा योजना से होगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री वापस भोपाल लौट चुके हैं। एक और अहम खबर की बात करते हैं। एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक खत लिखा है और इसमें हर फिल्म की शूटिंग से पहले फिल्मी कलाकारों का डोप टेस्ट कराने की मांग कर दी है। सारंग ने अपनी चिट्ठी में सुशांत मामले का भी जिक्र किया है। मैंने सूचना प्रसारण मंत्री जी को लिखा है कि ये जो अभिनेता अभिनेत्री है समाज के आइकॉन है, युवा का एक बड़ा वर्ग है जो इनको आत्मसात करता है, इनकी जीवन शैली को अपनाता है। तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बॉलीवुड से ड्रग एंगल खत्म हो और जिस प्रकार से पहले खेल और खिलाड़ियों से ड्रग को अलग करने के लिए डोप टेस्ट की प्रक्रिया अपनाई गई। हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के पहले डोप टेस्ट होता है। खिलाड़ी को ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि वो ड्रग्स नहीं लेता, जो ड्रग्स लेता है उस पर पाबंदी लग जाती है। तो क्यों ना हम हर शूटिंग के पहले भी ये सुनिश्चित करें, जो ड्रग्स लेता है उसको फिर फिल्मों में या एक्टिंग करने की इजाजत ना मिले, जिंदगी उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये समाज की एक ऐसी बुराई है जिसपे समाज को खड़ा होना पड़ेगा और जो सेगमेंट हमें लग रहा है कि इन्वॉल्व है फिल्म वाला, तो हमें उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए और रोकथाम करनी पड़ेगी। और रोकथाम ऐसे ही होगी। जैसे संजय दत्त का मामला सबके सामने, कंगना रनौत ने खुद ने इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उनको इन्वॉल्व किया। तो ये बात हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। गाए बगाए नोइंगली अननोइंगली यदि ये इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इसकी रोकथाम करे। हमारी सरकार तो इस तरह की कुरीति के खिलाफ लगातार काम करती है। देश की सरकार ने भी काम किया, मोदी जी ने भी काम किया, हमने भी काम किया है। लोग बोलते हैं कि नोटबंदी के बाद तो ड्रग्स को लेकर एक ड्रग माफिया पर एक बड़ा कुठाराघात हुआ था। तो मोदी सरकार ने तो हर मुद्दे पर, शिवराज सरकार ने हर मुद्दे पर ऐसी कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकाल शिवलिंग क्षरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने शिवलिंग संरक्षण का काम मंदिर प्रबंधन को सौंप दिया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के क्षरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। गर्भगृह में प्रवेश रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। दरअसल प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में जो ज्योतिर्लिंग है उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि लगातार श्रद्धालुओं के आने से ज्योतिर्लिंग का क्षरण हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में जस्टिस अरुण मिश्रा ने प्रबंध समिति को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग को संरक्षण देने के निर्देश दिए, क्योंकि कोर्ट ने भी माना है ज्योतिर्लिंग का क्षरण हो रहा है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने फैसला सुनाने के बाद कहा कि शिव की कृपा से ये फैसला भी हो गया। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ उसका सम्मान करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि जो मैंने जो लगाया था कि महाकाल मंदिर में जो शरण हो रहा है, उन्होंने मेरे कुछ बिंदुओं को नोट करके जो आदेश दिया है उसके लिए मैं संतोष हूँ। पंचामृत के प्रयोग को लेके कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि जो 5 शासकीय पूजाएं होती हैं एक तरीके से, पंचामृत का प्रयोग केवल उनमें किया जा सकेगा। बाकी आम पब्लिक किसी भी समय पंचामृत से अभिषेक नहीं कर पाएगी। शिवलिंग को घिसना और रगड़ना भी जो है वो प्रतिबंधित किया गया है। ये 2-3 चीजें सामने आई हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा कल रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा का ये आखिरी फैसला था।
सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। एमपी में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के निर्देश दिए हैं। ये ट्यूशन फीस भी पिछले सत्र में जो ट्यूशन फीस थी उसी के बराबर होगी। निजी स्कूलों में कोरोना काल के बाद अन्य मदों की फीस भी वसूलने का हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है। निजी स्कूलों ने मांग की है कि जब कोरोना काल खत्म हो तब निजी स्कूल पूरे सत्र के अन्य मदों की फीस भी वसूल सकें। निजी स्कूलों के इस तर्क के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराई। इस पर कोर्ट ने 10 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी है। न्यायालय ने आज ये एक आदेश दिया है जिसमें यह कहा है कि प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस वसूलेंगे, वह ट्यूशन फीस जो कि कोविड-19 के पहले जो ट्यूशन फीस लेते थे वही फीस फिलहाल अभी लें, और अगली सुनवाई जब 10 तारीख को होगी तब उस पर विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा। अंतरिम आदेश के तहत एक प्राइवेट स्कूलों को यह राहत दी है कि कोविड के पहले की जो ट्यूशन फीस थी वो ले सकते हैं और प्राइवेट स्कूलों वाले पेरेंट्स को कंपेल कर सकते हैं। कोरोना काल के पहले यानी कि कोविड-19 के पहले यानी जो फी स्ट्रक्चर था उसमें जो ट्यूशन फी मेंशन है आप उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो उससे ट्यूशन फीस ली जाए, ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं लेना चाहिए। ये अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी राहत है और अभी ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं लगनी चाहिए। इधर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अटक गई है। वेरिफिकेशन के बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर ब्रेक लग चुका है। बजट में कमी की वजह से शिक्षकों की नियुक्ति रुक गई है। वर्ग 1 के लिए चयनित शिक्षकों का वेरिफिकेशन भी हो चुका है। वहीं शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि नियुक्ति को लेकर समीक्षा हो रही है और जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। आपको बताएं कि एमपी में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ जी, उनका वेरिफिकेशन हो गया था, सब कुछ हो गया था और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने उनसे अपना ये पूछ लिया था कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, कौन से स्कूल में जाना चाहिए। ये वेरिफिकेशन भी हो गया। इसके बाद नियुक्ति देना चाहिए ना। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों को ही नौकरी दी जाएगी और जल्द से जल्द दी जाएगी, लेकिन जिसका वेरिफिकेशन होगा इनका तुरंत ऑर्डर निकालें, इनको स्कूल बताएं और उनको ज्वाइन कराइए। ये करना चाहिए कि और ये घोषणा करने से कुछ नहीं होगा कि हम सरकारी नौकरियां मध्य प्रदेश के लोगों को ही देंगे। और आज शिक्षकों की कमी है स्कूलों में और इसीलिए ये परीक्षा की गई थी कांग्रेस के ज़माने में कि शिक्षकों की कमी है। मैं समझता हूँ तुरंत उनको आदेश दिए जाना चाहिए, हमारी कांग्रेस की मांग है। शिक्षक भर्ती में कुछ कानूनी दिक्कतें है। आरक्षण को लेकर के एक कोर्ट में केसेस हुए हैं, वो भी इसमें अभी हम उनका सारा अध्ययन कर रहे हैं। आज उस संबंध में हमारी विचार करने का विषय बन रहा है ताकि हम उसको से कैसे रास्ता निकाल लें, क्योंकि कोर्ट ने जिन जिन विषयों को रोक लगाई है उनमें कहा कि आप ऐसा कर लीजिए, कोर्ट पर परिणाम रोक दीजिए। मेरी बात सबका बारे में आरक्षण सब पे लागू हो रहा है। लेकिन सर वर्ग 1 का वेरिफिकेशन हो गया था नहीं, अभी ये कहा जा रहा है कि 200 करोड़ का बजट नहीं, बजट का विषय नहीं है। नौकरी जब वित्त विभाग ने अनुमति दे दी है तो बजट का प्रावधान भी करेंगे, उतना विषय नहीं है। विषय जो कानूनी है उसका हम समीक्षा कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी उसका निराकरण हो। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ आज छिंदवाड़ा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे। सर्वेक्षण के बाद उन्होंने कहा कि महाकौशल में बाढ़ से सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा जिले को नुकसान पहुंचा है, इसीलिए वे सीएम से छिंदवाड़ा के लिए विशेष पैकेज की मांग रखेंगे। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा, चिट्ठी लिखूंगा कि पूरे महाकौशल में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ज़िले को हुआ है तो वो छिंदवाड़ा ज़िले को हुआ है, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वो छिंदवाड़ा के लिए एक स्पेशल पैकेज दें। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से खबर आपको बता दें, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहां 7 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 15 पिस्टल और जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद किए गए हैं। धार से झाबुआ यह हथियार लाते थे और ग्वालियर चंबल में इसकी सप्लाई किया करते थे।
और भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। लॉकडाउन को खत्म करने के आदेश दे दिए गए हैं। गृह विभाग ने लॉकडाउन खत्म करने के आदेश दिए हैं। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी। इस बात का जिक्र कल भी गृह मंत्री ने किया था। और एमपी में कोरोना की स्थिति की बात की जाए तो 24 घंटे में 1532 नए मरीज पाए गए। 24 घंटों के भीतर 32 मरीजों की मौत हो गई। 1335 मरीज 24 घंटे में ठीक होकर घर भी लौट गए। कुल संक्रमितों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 65,490 को छू गई है। अब तक स्वस्थ हुए जो मरीज हैं उनकी संख्या 49,992 है और 1426 लोगों की इसकी वजह से मौत भी हो चुकी है। और बात हादसे की करते हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आगर मालवा में स्कॉर्पियो ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। सिवनी में भी हादसा हुआ। मजदूरों को लेकर जा रही गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया। बड़वानी में भी हादसा पेश आया। इसके अलावा एक जगह ये खंडवा की तस्वीर देखिए, पंधाना रोड पर भी एक बार फिर से दर्दनाक हादसा पेश आया और मंडला में भी दुर्घटना हुई। और तमाम विवादों के बावजूद आज से जेईई मेन की परीक्षा शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए परीक्षा केंद्रों पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। मध्य प्रदेश में 11 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सरकार ने मुफ्त में छात्रों को आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी कर रखी थी। 4 अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें। आज सीएम ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर गणपति प्रतिमा का विसर्जन किया। भोपाल में सीएम आवास पर आज सुबह से ही पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आ रहा था। मौका था गणपति बप्पा को पूरी आस्था और श्रद्धा से इस वादे के साथ विदा करने का कि बप्पा अगले बरस फिर जल्द आएंगे और भक्तों पर कृपा बरसाएंगे। सबसे पहले सीएम शिवराज ने पत्नी के साथ पूरे भक्ति भाव से गणपति बप्पा की आरती की। कोरोना काल है, इसलिए सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए थे। खुद सीएम, उनकी पत्नी और वहां मौजूद तमाम लोगों ने मास्क लगा रखे थे। आरती के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया था। झांझ, मंजीरा और ढोल के साथ गणपति की आरती से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आ रहा था। कोरोना के चलते सीएम आवास में पानी का टैंक बनाया गया था, जिसे फूल मालाओं से सजाया गया था, जिसमें गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।